डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने अपने क्लास में औरंगजेब के प्रारंभिक उत्थान को देखा था कि किस प्रकार से औरंगजेब एक मुगल सम्राट बनने में सफल रहा। हम लोग औरंगजेब का अध्ययन विभिन्न खंडों में करेंगे। विभिन्न खंडों में करने का कारण ये है कि औरंगजेब को अपने लगभग 50 वर्षीय शासनकाल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना। सबसे बड़ी समस्या तो उसके सामने ये थी कि बहुत सारे विद्रोह हुए, तो उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ और टॉपिक्स है जिसको उसने हल किया, जैसे सीमांत क्षेत्रों की समस्या औरंगजेब के समय तक आते आते विकराल रूप धारण कर चुका था। इसके अलावा औरंगजेब का राजपूतों के प्रति जो नीति थी वो अकबर से बदल गई, तो वो भी एक अध्ययन का विषय बन जाता है, अलग से पोर्शन आएगा। इसके अलावा औरंगजेब की धार्मिक नीति पूर्व के शासकों से बदल गई, तो इसलिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को भी अलग से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर एक साथ सम्मिलित रूप से हम सभी विषयों को आपको पढ़ा देते हैं तो ये डर बना रहता है कि औरंगजेब के चरित्र का सही मूल्यांकन हो सकता है कि आपसे नहीं हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग औरंगजेब के चरित्र का सही मूल्यांकन के लिए उसके 50 वर्षीय शासनकाल में जो अलग अलग विषय को उसने हैंडल किया, तो उसको अलग अलग विषय को लेकर के हम लोग आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें कल उसके उदय को हम लोगों ने देखा था, आज उसके फ्रंटियर पॉलिसी को देखते हैं। फ्रंटियर पॉलिसी को अलग से देखने की अनिवार्यता इसलिए है कि औरंगजेब बहुत जगहों पे सफल रहा, लेकिन जो सीमा प्रांत क्षेत्र थे, उन क्षेत्र की जो जनजातियां थी, उन जनजातियों का समूल नाश करने में औरंगजेब असफल था। तो इसलिए ये अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। बल्कि ये जान लीजिए आप कि औरंगजेब इतना कट्टर शासक होने के बावजूद भी इन जनजातियों को संतुष्ट करने के लिए घूस तक दिया, तो उसकी शक्तिशालिता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो क्या था मामला, ये पूरी बात जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक जो है वो सही मूल्यांकन औरंगजेब का नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि औरंगजेब के सीमांत नीति पर एक विहंगम दृष्टि डालें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपको कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स जो है क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सीमांत शब्द का इस्तेमाल हम लोग मध्यकाल में कर रहे हैं। या सीमांत नीति की जो बात हम लोग मध्यकाल में करते हैं, इसका अर्थ होता है स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा में दो सीमाएं एक सीमा उत्तर पश्चिम और दूसरी सीमा थी उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम का जहां तक अर्थ हुआ तो पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र, इसका आशय है। और जहां तक उत्तर पूर्व की बात है तो असम सहित राज्य, कुल 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व में, तो असम सहित कुल 6 राज्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है कि अभी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो हम लोग भारत की सीमा का अगर निर्धारण करते हैं
तो इसमें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों चली आती है। यानी वर्तमान हमारे देश की सरकार अगर देश की सीमा की सुरक्षा की बात करती है तो इसका अर्थ ये होता है कि जलीय सीमा की भी सुरक्षा की बात होती है और स्थलीय सीमा की भी सुरक्षा की बात होती है। तो लगभग 7,214 किलोमीटर का जो जलीय सीमा है, इसके लिए जल सेना हमारे पास है और इसके अतिरिक्त जो है 15,100 का जो स्थलीय सीमा है उसके लिए भी हमारे पास फौज है और इस स्थलीय सीमा में हिमालय का क्षेत्र भी शामिल है। लेकिन मध्यकाल में जब हम पहुंचते हैं तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें जलीय सीमा की कोई आवश्यकता नहीं थी, जलीय सीमा की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कि कोई भी देश जल क्षेत्र से आक्रमण नहीं करता था क्योंकि आक्रमण हेतु जलीय संसाधन उसके पास नहीं। हालांकि इस समय पुर्तगाल एक जलीय शक्ति के रूप में उभरा था, ये बात सच है, लेकिन उसका उद्देश्य युद्ध नहीं था, कब्जा नहीं था, साम्राज्यवाद नहीं था। उसका आरंभिक उद्देश्य व्यापार के उद्देश्य से वो अपने जलीय शक्ति का प्रयोग करता। उसका उद्देश्य संपूर्ण भारत पर कब्जा करना पुर्तगाल का नहीं। बाद में ब्रिटेन का उद्देश्य हो गया तो उसने कब्जा कर। लेकिन औरंगजेब के समय तक जो है वो ब्रिटेन का भी जो उद्देश्य था, जिसका प्रवेश भारत में हो गया था, उसका व्यापार ही था। ब्रिटेन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का जो उद्देश्य बना वो 1750 के बाद बना, तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस पीरियड का, जिस काल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उस समय जलीय सीमा को सुरक्षा प्रदान करना कोई अनिवार्यता नहीं थी क्योंकि उस तरफ से कोई आक्रांता की संभावना नहीं। और दूसरी बात क्या कि हिमालय एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जो संसाधन थे उस समय वो हिमालय को क्रॉस करके चीन जो है वो भारत पर हमला नहीं कर सकता। अभी कर सकता है, क्यों? क्योंकि अभी वायुसेना का दौर आ गया है, मिसाइल का दौर आ गया है। तो हिमालय की 8,850 मीटर की ऊंचाइयों को हवाई जहाज लांघ सकता है। लेकिन औरंगजेब के समय कोई ऐसा हवाई जहाज नहीं था और पैदल जो है इतना दुर्गम हिमालय को एक फौज लांघ करके भारत में आ जाए, ये असंभव है। अब पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र का बात जहां तक है तो ये सुरक्षित प्राचीन काल से नहीं रहा। कैसे? तो पश्चिमी भाग में भी किरथर, सुलेमान, ये सब पर्वत श्रेणियां थी, हिंदू कुश ये सब है, ये भी ऊंची है। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि दर्रे बने हुए, जिससे होकर के खास तौर से मुख्य रूप से खैबर दर्रा जो स्थलीय दर्रा। और दूसरी बात कि उस तरफ जो जातियां रहती थी, इस खैबर दर्रे के उस तरफ, वो शुरू से ही वहां लड़ाकू जातियां रही, युद्धक जातियां का निवास रहा और वो क्षेत्र हमेशा अनुर्वर रहा। इसलिए वो जाति का प्रवेश इस दर्रे से भारत में हमेशा होता था। तो इसलिए पश्चिमी भाग जो भारत का था वो विदेशी आक्रमण के लिए सर्वसुलभ। पूर्वी भाग से आक्रमण की संभावनाएं नहीं थी क्योंकि बर्मा का जो स्थिति था वो आत्मसंतुष्टि का था। वहां का राजा जो है वो दूसरे देश में साम्राज्यवादी नीति अधिकांशता नहीं अपनाता था। बीच में कुछ एक आध एग्जाम्पल मिलते हैं अंग्रेजों के समय में, और भी अंग्रेजों के शोषणात्मक नीति के कारण ऐसा हुआ, वरना नहीं होता। और मध्यकाल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन पूर्व का क्षेत्र का जो पूर्वोत्तर के 8 स्टेट से 7 स्टेट अभी है वर्तमान में, वो जनजाति बहुल क्षेत्र थे और वो एक आइसोलेटेड मेंटेलिटी के लोग थे। और औरंगजेब का था कि इनको मुगल साम्राज्य में शामिल किया जाए, इनका आइसोलेशन को तोड़ा जाए, इनको भारतीय साम्राज्य का अंग बनाया जाए। तो इस कारण से उत्तर पूर्वी नीति का निर्माण। तो उत्तर पश्चिमी नीति के निर्माण के पीछे क्या कारण थे वो मैंने आपको बताया, और उत्तर पूर्वी नीति के निर्माण के पीछे क्या कारण था वो मैंने आपको बताया। ठीक है। अब औरंगजेब के शासनकाल में
उत्तर पश्चिम में क्या हुआ, उत्तर पूर्व में क्या हुआ, ये दोनों बातों का हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो उसमें पहला शीर्षक हमारा होगा उत्तर पूर्वी सीमा। देखिए साहब, यहाँ जो थे अगर देखा जाए तो ये ऐसे तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन प्रभाव के दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो दो राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं। और बाकी छोटे छोटे और भी सरदारों के अधीन रियासतें थी, लेकिन मुगलों से जिसका संपर्क हुआ वो ये दो रास्ते, एक था कूच बिहार और दूसरा था असम। ठीक है ना? इस समय यहाँ का जो राजा था कूच बिहार का, उसका नाम था प्रेम नारायण। और जो असम का इस समय का राजा था उसका नाम था जयध्वज। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जनजाति बहुल क्षेत्र था, तो छोटे छोटे बहुत सारी रियासतें थी। वो रियासतें बहुत प्रभावशाली नहीं थी। सारे रियासतों में जो प्रभावशीलता थी, यानी इनको यदि आपने पराजित कर दिया तो बाकी 100 में मान लीजिए कि वो पराजित हो गए। तो ऐसी स्थिति में रूपम जी दो रियासत आता है, कूच बिहार का और दूसरा असम का। कूच बिहार का राजा प्रेम नारायण था और असम का राजा जो था वो जयध्वज था। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में कूच बिहार आप पहचान रहे हैं कि कहाँ है? बिहार बंगाल के ऊंचा में है, अबरक मिलता है वहाँ। दार्जिलिंग का नाम आप सुने हैं? जो पर्वतीय क्षेत्र है वही कूच बिहार का रियासत। और कूच बिहार का जो रियासत था वो दैवीय रियासत था। वहाँ के लोगों का विश्वास था कि ऊपर में ईश्वर है और ये डायरेक्ट उसका प्रतिनिधि है और इससे बात होती है ईश्वर को। ये कोई भी आदेश देता है तो वो ईश्वरीय आदेश है और इसकी अवहेलना जो है वो असंभव है और इसको एकदम ईश्वर के तरफ पूजा जाना चाहिए। और इसी वजह से कूच बिहार में राजा का जो भवन है आज भी, उस भवन से ऊंचा कोई भवन नहीं बना सकता है। इसलिए अधिकांशतः कूच बिहार के जो भवने हैं वो एक मंजिला है इस भावना से। तो आप जो मैपिंग अगर आप देखिएगा तो वहां पर देखिए आप कि जो पश्चिम बंगाल का जो ऊपर वाला इलाका है उसमें जो पर्वतीय भाग है, जिसमें सिक्किम शामिल हो जाएगा, सिक्किम के बाद उधर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, ये पूरे पर्वतीय भाग का वो राजा था। उसके नीचे का जो पश्चिम बंगाल का भाग है वो दूसरे शासक के अधीन था और वो मुगलों के कब्जे में पहले से था, अकबर के समय से। अब बात समझ में आ रही है? और जो उस तरफ में पूर्व की तरफ पूरा हो गया वो पूरा असम माना जाता था। आज उसमें असम सहित 7 रियासतें हैं, वो अलग बात है। उस समय सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो असम का था और बाकी छोटे छोटे राज्य थे जो उसके अधीन थे। क्लियर? तो ये पूर्वोत्तर का मतलब जो 2 महत्वपूर्ण रियासत है उसका अर्थ ये हुआ
जो हमने आपको बताया। अब देखिए साहब कि ये दोनों रियासत क्या हुआ कि उत्तराधिकार के कारण, जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इसमें ये दोनों रियासत जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। यानी जो महसूल था, जो कर था, वो मुगलों को देना बंद कर दिया था। ठीक है, इस कारण तो जो औरंगजेब ने 58-59 में जो गृह युद्ध हुआ, या उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उसका लाभ उठाया। अब ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने सबसे विश्वस्त जो उसका व्यक्ति था मीर जुमला, उसको उत्तर पूर्व का गवर्नर बना दिया कि आप जो रियासतें स्वतंत्र हो गई हैं उसको जो है वो हमारे अधीन की। तो मीर जुमला में 1660 ईस्वी में ही कूच बिहार के का जो राजा था, वहां मात्र 6 दिन में ही उस पर कब्जा कर लिया। यानी युद्ध हुआ, इस युद्ध में कूच बिहार का राजा पराजित हुआ और उसने मुगल स्वाधीनता जो है वो स्वीकार कर ली। तो बहुत कम। तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि जितनी शक्ति मुगलों के पास थी, उस हिसाब के युद्ध कौशल पहाड़ियों के पास नहीं था, और बड़े आसानी से वो कूच बिहार पराजित हो गया और मुगल साम्राज्य का अंत। उसके बाद अगला जो उसका पड़ाव था वो 3 मार्च 1662 को, और यहां जो है असम की राजधानी जो थी उस समय गढ़गांव थी। इस पर जो है कब्जा कर लिया। किसने? मीर जुमला। अब देखिए यहां पर यह हुआ कि कब्जा तो हो गया, परंतु समझौता करना पड़ा। और यह समझौता कब हुआ? तो दिसंबर 1662। और इस समझौते का कारण क्या था? तो कारण था प्राकृतिक परिस्थिति। और इस समझौते के बाद लौटते समय खिजरपुर एक जगह है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर आता है और बहुत अंदर का क्वेश्चन है। यही ये 31 मार्च 1663 ईस्वी को मीर जुमला की मृत्यु हो जाती। ये उत्तर पूर्वी राज्यों का औरंगजेब का एक संबंध है। इस संबंध को आपको जानना पड़ेगा। मीर जुमला क्या है? कूच बिहार में सफल हो जाता है, क्योंकि कूच बिहार दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर था। बहुत ज्यादा फौज उसकी नहीं थी, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि किसी विदेशी आक्रमण का उसको सामना करना पड़ा, और ऐसे में एक वृहद फौज आ गई तो 6 दिन में वो पराजित हो गया। तब उसको अपनी दैवीयता का एहसास हुआ कि हम कितना दैवीय, और नतीजा क्या हुआ कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार की। फिर कभी विरोध जो है
नहीं किया, जान गया कि मुगलों का विरोध करना बेकार है। लेकिन असम में परिस्थितियां अलग थी। 60 में यहाँ जीत लिया, लेकिन इतना दुर्गम क्षेत्र था कि उसको पूरी फौज ले जाने में और व्यवस्था बनाने में 1 साल लग गया। और जब 3 मार्च को उसने प्रयास करना शुरू किया युद्ध के माध्यम से, तो जो असम की राजधानी थी, जो जयध्वज की राजधानी थी गढ़गांव, उस पर वो कब्जा करने में सफल था। अब राजधानी ही कब्जा हो गई तो फिर राजा की स्थिति दयनीय बन जाता है। हालांकि संपूर्ण आसाम पर वो कब्जा नहीं कर पाया। कौन? मिर्जुमला। संपूर्ण आसाम पर कब्जा करना उसके लिए संभव ही नहीं था। जिस प्रकार के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र थे, उन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करके हर क्षेत्र को मुगल अधीन बनाना ये मिर्जुमला के लिए संभव नहीं था। इसलिए उसने रणनीति बनाई कि हम अगर असम के राजा के यानी जो जयध्वज है उसका कैपिटल को कब्जा में कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि सारा असम हमारे कब्जे में आएगा। और हुआ भी यही कि जब कैपिटल कब्जे में आ गया तो ऐसा लगा कि असम उसके कब्जे में आ गया। लेकिन कैपिटल कब्जा करने के क्रम में उसे बहुत सारे प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसकी बहुत सारी सेनाएं मारी गई प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जलवायु के परिवर्तन के कारण। तो इसमें मिर्जुमला ये समझ गया कि हम इस क्षेत्र में बहुत लंबा युद्ध नहीं कर सकते, और अगर लंबा युद्ध करेंगे तो हमारा समूल नाश होगा। इसलिए स्थानीय एक मध्यस्थ व्यक्ति को पकड़ाइए कि वहां के जयध्वज से हमारा समझौता करवा दो। अब दूसरा पक्ष जयध्वज का क्या था कि उसको कभी इस प्रकार के भयानक आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। तो समझ गया कि जब गढ़गांव को ये जीत गया है तो इससे तो कम फौज दूसरी जगहों पे है, तो वहां तो ये आराम से जीत लेगा। इसलिए ऐसे भी हमारी हार हो जाएगी। मिर्जुमला की परिस्थितियां अलग थी। वो देख रहा था कि हमारी फौज मारी जाएगी अगर और हम युद्ध करेंगे तब, क्योंकि प्राकृतिक बाधाएं जो है हमारे अनुकूल, जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत है। लेकिन इस बात को नहीं जान पाया कौन? जयध्वज, कि वो जो प्रस्ताव भेज रहा है समझौता के लिए, वो डर करके भेज रहा है प्राकृतिक परिस्थितियों। अगर वो जान जाता जयध्वज इस बात को, तो वो रेसिस्ट करता, तो वहां पर मिर्जुमला हार जाता। लेकिन वो समझ नहीं पाया। उसके दिमाग में था कि जब इतने बड़े फौज को मेरे राजधानी में आकर के हमको मार दिया, तो फिर छोटे छोटे जो इलाके हैं वो तो बड़ी आसानी से जीत लेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब समझौता का प्रस्ताव आया है तो समझौता कर दिया। और 31 मार्च 1663 को दोनों के बीच समझौता हो जाता है। समझौता क्या होता है कि 200 मन सोना, सुनिएगा, और 200 मन चांदी और बहुत सारे हाथी, ये देना पड़ा जयध्वज को। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना धनी राजा था। 200 मन जो है सोना यहीं पे है। और यही नहीं, बल्कि अपनी राजकुमारी को वो मुगल दरबार में भेजने के लिए अपनी बेटी को तैयार हो गया। और टीपम के राजकुमार को, टीपम एक छोटी सी रियासत थी, उसके राजकुमार को भी मुगल दरबार में भेजने के लिए तैयार हुए। किसके लिए? गारंटी के लिए कि हम कभी भी मुगलों का विरोध नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो औरंगजेब की उत्तर पूर्वी नीति थी उसका एक पार्ट क्यों है कि 63 में शाइस्ता खां की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद जब शाइस्ता खां की मृत्यु हो जाती है तो इसके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? सॉरी, मिर्जुमला की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात शाइस्ता खां, जो उसका मामा था, किसका? औरंगजेब का, शाइस्ता खां को भेजता है। अब एक लंबी कहानी है कि बहुत बड़ा आक्रमण करता है, लेकिन शाइस्ता खां असफल रहता है। असफल क्यों रहता है साहब?
तो इसके पीछे कारण है कि इसी समय जो जयध्वज था उसके जगह पर चक्रध्वज राजा बनता है। और जब चक्रध्वज राजा बना तो इसने मुगल अधीनता जो है त्याग किया कि हम मुगलों के अधीन नहीं रहे। अब देखिए कि इसके पश्चात जो पूरा पीरियड है शाइस्ता खां वाला जो घटना घटी, तो इसके पश्चात ये हुआ कि 11 वर्षों का गृह युद्ध होता है वहां। इस 11 वर्षों के गृह युद्ध में कहा असम में, इस गृह युद्ध में 7 शासक बनते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि 1691 में असम जो है वो मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। जो दूसरा फेज है उसका आपको मुगलों का औरंगजेब के टाइम का, कि जैसे ही 31 मार्च 1663 को मीर जुमला की मृत्यु होती है तो औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को इस इलाके का कार्यभार देता, ये गवर्नमेंट बना देता। और ये इतना दुर्गम क्षेत्र था कि शाइस्ता खां जो जयध्वज के जगह पर चक्रध्वज उसका पुत्र शासक बना था, उसने जब मुगल अधीनता को अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो शाइस्ता खां उस पर आक्रमण करता रहा, लेकिन चक्रध्वज को वो नहीं पराजित कर सका। हाँ, इतना हुआ कि अराकान के इलाका का कुछ क्षेत्र जो है वो जीतने में सफल रहा, तो उसने अपनी इज्जत बचा ली। कुछ 2-3 इलाके जो थे उसको जीत लिया शाइस्ता खान, लेकिन जो मेन राजा था चक्रध्वज उसको वो पराजित नहीं कर पाया। इसी बीच होता ही है वहां कि चक्रध्वज की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद 11 वर्षों का वहां गृह युद्ध चलता है। 11 वर्षों में 7 राजा मारे जाते हैं आपसी गृह युद्ध। तो इससे क्या हुआ, वो कमजोर हो गया। तब 1691 में अंतिम रूप से स्वयं असमियों ने जो है मुगल अधीनता स्वीकार कर ली कि उसके अधीन रहने में ही हमारा गृह युद्ध खत्म। तो उत्तर पूर्व को जो औरंगजेब जीतता है वो जीत परिस्थिति जब मुगल शक्ति के कारण नहीं, और परिस्थिति क्या थी कि वो लोग खुद आपसी युद्ध में उलझ गए। उस युद्ध का समापन उन लोगों ने इस रूप में देखा कि एक तीसरी शक्ति अगर यहाँ रहेगी तो हम लोग का आपसी युद्ध जो है वो समाप्त। तो ये परिस्थिति जन विजय थी उत्तर। क्लियर? तो इससे अधिक बातें आपको नहीं पढ़नी है। जो भी बात है उत्तर पूर्वी सीमांत नीति में वो इतना ही है। अब आ जाइए उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना साहब? दिवाकर जी, आपको पूरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया से प्यार से समझ रहे हैं। अब देखिए साहब कि जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था वो जनजाति बहुल था, ट्राइबल्स एरिया। और इसमें कुछ खास जनजातियां थी जिसमें यूसुफजई, अफरीदी और खटक। यूसुफजई, अफरीदी और
यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं कि अभी के कंटेक्स्ट में अगर आप बात कीजिए, वर्तमान समय में ये जो 3 जनजातियों का हमने नाम बोर्ड पर लिखा है, यूसुफजई, अफरीदी और खटर, पाकिस्तान में तो इनकी आबादी है ही अभी वर्तमान से, इसलिए वहीं के है ही नहीं। लेकिन भारतीय क्षेत्र में भी बहुत जगहों पे ये पाए जाते हैं, खासतौर से गया में जो आप रहते हैं, यहाँ यूसुफजइयों का बहुत सारा गांव है। तो अभी के परिवेश में आप देखेंगे कि ये मुसलमानों का जनजाति शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ट्राइब से ही। तो आपकी मानसिकता क्या बनेगी कि जो झारखंड में मुंडा हो, उरांव ट्राइब से उसी तरह का होगा ये। लेकिन आप देखिएगा यहाँ जो लोग हैं यूसुफजई कबीले के जो निवास करने वाले लोग, तो उनको आप मुसलमानों का फॉरवर्ड कास्ट एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट क्या करेंगे, हैं ही हैं, सब अपने नाम के आगे खान लगाएंगे, सब गोरे चिट्टे लंबे चौड़े रहेंगे, सबके पास जमीन जायदाद है, पैसे वाले। आप जिस इलाका के रहने वाले हैं इमामगंज के, वहाँ सब यूसुफजई पठान रहता है, आपको पता था? तो आप जान लीजिए। तो आप उनको जनजाति बोलिएगा? नहीं बोलिएगा जनजाति। आप बोलिएगा तो अशरफ मुसलमान, तो अजलाफ है नहीं। अजलाफ मुसलमान मैंने बैकवर्ड मुसलमान, जोल्हा, दुनिया, उजड़ा, कसाई, ये सब। और अशरफ मुसलमान का मतलब नहीं, पढ़ रहे हैं तो पूरा खुल कर पढ़िए, सब कुछ जानिए। पढ़ने का मतलब किताबों में जो बातें सिर्फ लिखी हुई है वो जान के, ऐसा नहीं है। इतिहास को अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपका वर्तमान उज्जवल होगा और भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो फिर ये जनजाति कैसे था जब वर्तमान समय में? मुन्ना भाई लेट मी से समझी। तो जो जनजाति था आज फॉरवर्ड है, तो क्या वर्तमान समय में इनको जनजाति कहा जा सकता है? या ये जनजाति क्यों थे? जब इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे, उस समय जमीन के मालिक थे, तो व्हाई दे वर कॉल्ड ट्राइब्स? वो ट्राइब्स क्यों कहे जाते? तो ट्राइब्स कहने की, बहुत गौर से सुनिए पूरी तरह, ट्राइब्स कहने का एक आधार होता है कि किसको हम ट्राइब्स कहें। तो एक सबसे बड़ा आधार ये है कि वो मुख्य समाज से हमेशा कटे रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, उनकी अपनी संस्कृति होती है। कुछ भी कर लीजिए, वो अपनी संस्कृति से बाहर के लोगों से संबंध बहुत गहरा नहीं बना सकते। संबंध हो सकता है लेकिन बहुत गहराई वाला संबंध। उनके यहाँ जिरगा व्यवस्था चलता है। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए। जिरगा क्या है? जैसे आपके देश में पंजाब, हरियाणा, पंजाब में खाप पंचायत सुनते हैं कि जाटों के यहाँ खाप पंचायत है। जाटों के यहाँ कोई भी समस्या होती है तो पंचायत लगता है, उसको खाप पंचायत कहते हैं। उसमें बूढ़ा बूढ़ी सब बूढ़ा लेके बैठ जाएगा, अब पीता रहेगा, हाँ बोला क्या बात था, तो सब सुन करके वो फैसला करेगा, उस सबको मानना पड़ेगा, चाहे कितना भी कड़ा फैसला। तो इन जनजातियों का, यूसुफजई, अफरीदी और खटक जो जनजातियां थी, इनकी जो पंचायत थी उनको जिरगा बोलते हैं। आज भी इनके यहाँ फैसला जिरगा में होता है। तो इस कल्चर के कारण जो है वो मुसलमान होने के बावजूद भी अन्य जो मुसलमान थे, जैसे औरंगजेब भी मुसलमान थे, तो उनके बीच समन्वय या सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाया। मुस्लिम भाई भाई का नारा यहाँ पर काम नहीं दे पाया, बल्कि यूसुफजई और अफरीदी और खटक लोगों ने मुगलों का पुरजोर विरोध किया। सिर्फ औरंगजेब के समय का नहीं, बाबर के समय से। जो खोखर आप पढ़ चुके हैं, खोखरों से तंग हुआ। दिल्ली सल्तनत में आपको हमने पढ़ाया, दिल्ली के बादशाह भी। तो एक लंबा इतिहास है
आशुतोष भाई। तो इस कारण से उस पीरियड में इनको जनजाति बोला जाता था। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं, यह सवाल पैदा होता है, क्या वर्तमान समय में इनको जनजाति कहा जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल। तो इस सवाल का जवाब हमारे आनंद भाई दे सकते हैं, इसलिए उधर वो रहते हैं। अब आपसे हम पूछना ये चाहते हैं कि आपके इलाके में जो यूसुफजई हैं, उनकी क्रियाविधि पूर्व के यूसुफजइयों के समान है या कुछ बदला है? अगर संबंध है तो बताइए, तो हम बताते हैं। मुंह में जुबान नहीं, कस के बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि हम पर इल्जाम नहीं लगे। देखिए, ये एक्सेप्ट कर लिए, ये हम वहाँ नहीं रहते हैं, वही है जो पहले उनकी संस्कृति, बिल्कुल एग्जैक्ट हो। तब आप बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन जी, कि आप यूसुफजइयों को बोल सकते हैं कि नहीं कि ये जो है वो जनजाति। कल जो लड़का आया था, जितना देर बैठा रहा, वो यूसुफजई, तो आप उससे दोस्ती करके देख सकते हैं कि इस तरह का कल्चर है कि नहीं। इतना बताने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि आखिर यूसुफजई अफरीदी खटक औरंगजेब के विरोधी क्यों, और कुछ नहीं। तो इसलिए थे कि जनजाति थे, और जनजातियों की विशेषता होती है पृथक रहना, जनजातियों की विशेषता होती है अपनी संस्कृति के अधीन रहना, और ये दोनों नीतियों के तहत औरंगजेब से उनका रिश्ता नहीं बन सकता, इसलिए औरंगजेब के वो विरोधी थे। हम यूसुफजई नहीं है, आप बताइए, तो कल से वो नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। अब देखिए साहब कि यहां भी वही हुआ। क्या हुआ कि उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, तो इस दौरान ये जो जनजातियां थी, ये स्वतंत्र हो गई। इसका मतलब क्या है कि पूर्व के जो शासक थे, यानी शाहजहां, जहांगीर, इन लोगों ने इनको अपने अधीन बनाया था। इस पीरियड में भी इन्हें घूस दिया गया, अकबर ने भी घूस दिया कि भाई विद्रोह मत करो, तुमको पैसा ना चाहिए ले लो, लेकिन शांत रहो। अच्छा ठीक है, शांत रहते हैं, फिर भेजते रहिएगा। तो हर साल 3 लाख रुपया जाता था इनके सरकार, तब ये खामोश रहते थे। और इसी पीरियड में कुछ ऐसा भी हुआ कि ये लोग भारत भी आए, और भारत आकर के कुछ लोगों ने मुगलों की नौकरी भी की। तो उसी पीरियड में कुछ लोगों को मुगलों ने जमींदारी दे दिया। तो आपके इलाके में जो लोग हैं वो उसी मुगल पीरियड के पाए हुए जमींदार हैं। आए थे कहां से? जो स्वाद घाट। तो आप उनके जमीन का खतियान उठा करके देख लीजिएगा, तो आपको उस पीरियड का, अकबर का या जहांगीर का या शाहजहां के पीरियड का आपको जमींदारी दी हुई मिलेगी, जहां तक चल रही है। ठीक है। अब देखिए, जब स्वतंत्र हो गए तो यहां क्या किया कि साहब, सबसे पहले यूसुफजई कबीले ने, फागू इसका नेता था, और इसने 1667 में विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर करके वो हजारा तक पहुंच गया। यानी पूरा पाकिस्तान के अंदरूनी भाग में। और इसके पीछे टिड्डी दल के लोग जो हैं वो पहुंच गए, तो अमीन खान ने इसका दमन किया। किसने? एक मुगल सिपाहसालार था, और अस्थायी शांति हेतु, यानी हमेशा के लिए शांति वहां बने रहे,
यानी यूसुफजई जो है वो विद्रोही नहीं हो, वो जसवंत सिंह को सूबेदार बना दिया। ठीक है। जैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा की, किसने? यूसुफजइयों ने। क्या क्यों की? क्योंकि देख लिया कि औरंगजेब उलझा हुआ है, तो चलो कब्जा कर लेते हैं पूरा। तो भागू जैसे ही स्वात घाटी से निकला, सिंधु नदी क्रॉस करके, अटक क्रॉस करके, और कहा तो हजारा तक पहुंचे, यानी पूरा पाकिस्तान का भाग एक लाइन से जो है वो कब्जा कर। अभी तो एरिया किसका था? मुगलों का था। उस समय सिंध और पंजाब के इलाके पर मुगलों का कब्जा था, तो एकदम बॉर्डर पर पहुंच गए थे ये लोग। तो ऐसे में औरंगजेब ने अमीन खान को भेजा कि नहीं देखो, नहीं तो अंदर घुस जाएंगे। तो अमीन खान ने बड़ी कठिनाई से उन लोगों को पराजित किया, क्योंकि टिड्डी दल की तरह जो है लोग भागे भागे चले आ रहे थे भागू के, और इन लोग को मौत से डर नहीं होता था। सामने कोई भी हो बस भिड़ जाना है, जो इनकी परंपरा रही। तो इसलिए अमीर खान को बड़ा मुश्किल हुआ दबाने में, लेकिन खैर वो सफल हो गया। औरंगजेब इस बात को जानता था कि ये सफलता क्षणिक है, इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को वहां परमानेंट डिपोर्ट कर दिया कि आप वहां रहिएगा, तो ये यूसुफजई कभी सर नहीं उठा पाए। औरंगजेब ने यहाँ दो खेल खेला। एक, जसवंत सिंह आपको याद होगा कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो है वो औरंगजेब के पक्ष में नहीं था। जसवंत सिंह औरंगजेब के विरोधी गुटनीदारा के पक्ष में था। और जब धर्मत का युद्ध हो रहा था तो याद होगा आपको कि अब्दुल्ला खां हिंदू मुसलमान कर करके मिल गया था किससे? औरंगजेब की सेना से। इसको एक विधर्मी घोषित कर दिया। किसको? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह ने बिना रेसिस्ट किए हुए आगरा नहीं जा करके कहा अपने मारवाड़ चला गया। मारवाड़ का रियासत का मालिक था। फिर मारवाड़ से उसने प्रेरित किया दारा को कि तुम फिर युद्ध करो। तो फिर जब युद्ध किया दारा ने और औरंगजेब से, तो दारा हार गया और भागना पड़ा उसको। तो इसलिए जसवंत का जो गृह युद्ध में भूमिका थी वो औरंगजेब विरोधी थी। लेकिन शासक जब बना तो जसवंत सिंह को औरंगजेब ने मनसबदार बना लिया। क्यों? तो जयसिंह के कहने पर। जयसिंह औरंगजेब का हिमायती था। उसने कहा कि नहीं, गलती हो गई, आप लोग भाई भाई में झगड़ा हो रहा था, तो कोई किसी के साथ रह सकता है, तो उसके साथ चला गया। इसका मतलब ये थोड़ी आप शासक बन गए तो सॉरी भक्ति रहेगी उसमें। तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन जसवंत सिंह पर हमेशा औरंगजेब का शक ही तो था ही। औरंगजेब शक इतना कि अपना बेटा पर उसको विश्वास नहीं था, इसलिए चारों बेटा को प्रशिक्षित नहीं किया। सॉरी, तीनों बेटा को, एक तो मर गया था, तो तीनों बेटा को शाह आजम, कामबख्श, 3 बेटे उसके बचे हुए थे, तीनों को नहीं ट्रेंड किया, सबको भगाए हुए रहा। तो जसवंत सिंह किस गली का? तो उसको भी राजधानी में नहीं रखा, तो भेज दिया कहाँ? तो स्वात घाटी में कि जाओ तुम वहीं रहो। अब मुनसबदार है तो जाना पड़ेगा। तो एक की तीर से 2 शिकार किया उसने। एक कि जसवंत सिंह पर जो उसको शक था उसका समाधान किया कि दरबार में रहेगा तब षड्यंत्र करेगा, दूर भेज दो। और दूसरा कि खूंखार जाति था, इसका समाधान सिर्फ जसवंत सिंह के पास था, जितना बड़ा शासक था। तो इस कारण से जो है जसवंत सिंह को यहाँ रह करके निश्चिंत हो गया। लेकिन ये जो जनजातियां थी इतने आसानी से दबने वाली नहीं। यूसुफजई न दब गई थी। जो दूसरी जनजाति थी वो था अफरीदी। अगला जो विद्रोह हुआ वो किसका हुआ? अफरीदी का। और अफरीदी का जो विरोध हुआ तो 1672 में हुआ। इसका नेता जो था वो अकमल खां था, उसका नेता भागू था, इसका नेता कौन था? अकमल खां।
यहाँ इसके द्वारा, अहमद खां के द्वारा मुगल पराजित हुए। ठीक है, अमीर खां बुरी तरह पराजित हुआ। अमीर खां को भी भेजा गया, अब्दुल्ला खां को भेजा गया। अब्दुल्ला खां तो मिल गया जाके उससे और पैसा वैसा दे दिया। इसके बावजूद भी अकमल खां ने लगभग जो है वो 20,000 लोगों को बंदी बना लिया मुगलों को, और इतना ही आदमी को मार दिया उसने मुगलों ने। और 20,000 को जो बंदी बना लिया उस सबको मध्य एशिया भेज दिया। इसी आदमी के बल पर ना हमला कर रहे हो, इसको छोड़ना नहीं है, इसको मध्य एशिया भेज दो, कभी लौटेगा ही नहीं। जब लौटेगा नहीं तो मुगल ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अफरीदियों से मुगल पराजित हुए। लेकिन उसके बाद और इसके बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ, अगला विद्रोह, वो खटक का, और इसमें खटक का जो हुआ विद्रोह, तो इसमें अफरीदी मिल गए। ठीक है, और ये दोनों जो मिल गए तो इन लोगों का जो नेता था वो खुशहाल खां खटक था। खुशहाल खां खटक, और इसने मिल कर करके मुगलों को काफी तंग किया। अंत में औरंगजेब को खुद आना पड़ा। औरंगजेब स्वयं आया यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में, और आने के बाद हसन अब्दल एक जगह है, हसन अब्दल, इस हसन अब्दल में उसने पड़ाव डाला, और इसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा अफगानों में फूट डाली गई। और इस तरीके से विद्रोह का दमन हो गया। लेकिन ये सिर्फ दमन हुआ, समापन नहीं हुआ। अब देखिए हुआ क्या था कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो जनजातियां थी, ये कुछ अपना घर परिवार लेकर के मुगलों के पास भी चली आती। तो खुशहाल खां खटक जो नाम हम ले रहे हैं, ये जिस समय अफरीदी विद्रोह कर रहे थे उस समय खुशहाल खां खटक मुगलों के पास कैद में कह लीजिए या फिर अपने सुरक्षा से, लेकिन था मुगल दरबार। अफरीदियों ने वहां बड़ा धमाल मचा दिया था। कहाँ? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जीत गए थे वो, कितने मुगलों को मार दिया। तो औरंगजेब ने एक नीति के तहत खुशहाल खां खटक को कहा कि देखो तुम तो हमारे आदमी बन गया, तुम जाकर के विद्रोह को दबाओ, तुमको इतना धन हम देंगे। हाँ, धन लिया, वहां से चला आया, और आने के बाद खुशहाल खां खटक इन लोग से मिल गए, पठान भाई भाई, और मिल करके जो है व्यापक पैमाने पे विद्रोह करना शुरू किया, सारे चीजों को लूट लिया, मुगल त्राही त्राही हो गए। तब औरंगजेब बोला कि नहीं, हमको जाना अनिवार्य होगा। वही हसन अब्दल में आकर के डेरा डाला, बड़ा फौज लेकर। तो अब मुगलों के सामने जनजातियों की औकात क्या थी? तो तब दुबक गए। तो दुबक गए इसका मतलब बुज़दिल बन गए नहीं, परिस्थिति बस दुबक गए। फिर जाओगे तो फिर चढ़ जाएंगे। फौज जाते हैं इसलिए भी चुप हो जा रहे हैं। और औरंगजेब भी ये मानता था कि हम बहुत लंबा संघर्ष इनके बीच नहीं कर सकते, कि पर्वतीय भाग है, हम भी मारे जाएंगे। तो इसलिए औरंगजेब ने हसन अब्दल में कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति किस बात का? कि विभिन्न
ये तो 3 जनजातियां पढ़ा रहे हैं आपको, और भी जनजातियां जो इन जनजातियों के अधीन रहती थी। तो उन लोग के सरदारों को पैसा दे दे करके, घूस दे दे करके, फोड़ फोड़ करके सबको अलग कर दिया, कुछ को अपनी तरफ मिला लिया, कुछ को न्यूट्रल कर दिया। तो इस तरीके से ये जनजाति जो है वो कमजोर हो गई और मान लिया गया कि जो है वो विद्रोह का दमन कर दिया गया है। तो घूस दे करके साहब औरंगजेब ने विद्रोहों का दमन किया। इसमें, इस घटना में, इस नीति में औरंगजेब की मजबूरी भी दिखाई पड़ती है और जो जनजाति हैं उन जनजातियों का चरित्र भी दिखाई पड़ता है। और आज भी इन जनजातियों से मिलेंगे आप तो आपको ये सब कुछ गुण जो है स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। एक गुण क्या कि उनका आपसी का एकता काफी मजबूत रहेगा, आपस में जो लड़ेंगे, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति से लड़ाई होगी तो वो सब के सब एक हो जाएंगे। प्लस धन के प्रति आकर्षण आज भी उनके पास, आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम धन देकर के उनसे आराम से करवा सकते हैं। तो ये सब जो नीतियां हैं, वो जो जनजातीय पृष्ठभूमि उनकी है, वो जनजातीय पृष्ठभूमि के असर जो है वो आज तक देखने को इन जनजातियों में मिलती है। आपके बिहार में भी बहुत सारी इस तरह की जनजातियों का बहुत सारा गांव अवस्थित है। तो ये था वो पूरा तथ्य जो औरंगजेब के उत्तर पश्चिमी सीमा नीति से संबंधित था या उत्तर पूर्वी सीमा नीति से संबंधित था। अगले क्लास में मित्रों हम लोग औरंगजेब के कालीन जो विद्रोह हुआ है उसको देखेंगे और समझेंगे कि उन विद्रोहों की क्या प्रकृति थी, क्या कारण थे और उसका दमन के बाद क्या प्रभाव या क्या परिणाम। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं कल।